नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अफोर्डेबल स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल, जिसे हम वैदिक काल भी कहते हैं। यदि हमारी संस्कृति देखें, यदि मानव के रहने का साक्ष्य देखें तो 5,000 साल पूर्व हड़प्पा सभ्यता से भी पाते हैं। लेकिन हम वैदिक काल को देखें तो वैदिक काल के बाद जो एक तारतम्यता बनी रही, जिससे हमारी एक संस्कृति का विकास होता रहा, जो प्राचीन इतिहास से लेकर आज आधुनिक भारत का निर्माण हुआ, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं वैदिक काल से जुड़ी रही हैं। तो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए वैदिक काल एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए, जिसे हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। यदि हम वैदिक काल की समय सीमा की बात करें तो 1500 बीसी से 500 बीसी तक है। लेकिन वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक वैदिक काल, जिसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1500 से 1000 बीसी के मध्य है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 बीसी से 500 बीसी तक है। उत्तर वैदिक काल कुछ नहीं, उत्तर वैदिक काल केवल वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का एक प्रवर्तित रूप है, जिसमें बहुत सारी कुछ मूल्यों का ह्रास हुआ, अवमूल्यन हुआ, तथा बहुत सारी कुरीतियां आई, कुछ परिवर्तन हुए, जिससे वैदिक काल उत्तर वैदिक काल बन गया। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल वैदिक काल के विषय में। चलिए हम वैदिक काल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप टॉपिक देख रहे होंगे कि वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल कहते हैं, इसकी समय अवधि की बात करें तो इसकी समय अवधि जो है वो 500 से 1500 से 1000 की बीसी के मध्य मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1500 से 1000 बीसी के मध्य मानी जाती है। इसकी जो समय अवधि है वो 1500 से 1000 बीसी के मध्य मानी जाती है। अब इस काल में जो वैदिक या ऋग वैदिक काल है, इसमें जो लोग करते थे, यहाँ मानव का बस्ती पाई जाती थी, जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहते थे, वो लोग कौन थे? तो यहाँ जो लोग निवास करते थे इस काल में, उन्हें आर्य कहा जाता था। आर्य जो भारत में है, प्रारंभ में सप्त सिंधु प्रदेश में निवास किया तथा इनका धीरे धीरे विस्तार सरस्वती और यमुना नदी तक हुआ। अब जो आर्य थे वैदिक काल में, जो लोग निवास करते थे, जिन्हें आर्य कहते थे, तो क्या ये मूल रूप से इसी सप्त सिंधु प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ, यहीं के निवासी थे? तो ऐसा नहीं। आर्य कहाँ के थे, ये विभिन्न विद्वानों में लेकर यह मतभेद है, और विभिन्न विद्वान आर्य के मूल स्थान के विषय में विभिन्न विभिन्न तर्क देते हैं। जैसे हम बात करें तो जैसे बहुत से विद्वान, जैसे प्रोफेसर मैकडोनाल्ड महोदय मानते हैं कि जो आर्य हैं ये दक्षिण यूरोप के निवासी थे मूल रूप से, और दक्षिण यूरोप से घोड़ों के माध्यम से चलकर मध्य एशिया में आए। और फिर जैसे और विद्वान मैक्स मूलर साहब जी मानते हैं, ये मानते हैं कि जो आर्य थे ये मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। इसी प्रकार दयानंद सरस्वती जी मानती हैं कि आर्य तिब्बत के रहने वाले थे, और तिलक जी मानते हैं आर्कटिक रीजन के रहने वाले थे। तो इसी प्रकार से कई विद्वानों में मतभेद है, लेकिन यदि सर्वाधिक प्रमाणिक एवं पुख्ता माना जाता है तो वो मैक्स मूलर महोदय का माना जाता है कि जो आर्य थे कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। अब आर्य जो थे ये मध्य एशिया के तो रहने वाले थे। अब अभी आपने जिक्र किया कि जैसे प्रोफेसर मैकडोनाल्ड महोदय ने कहा कि जो आर्य थे दक्षिण यूरोप से घोड़ों के माध्यम से मध्य एशिया से चलकर आए। तो ये लोग जानवरों से परिचित थे, और ये लोग पशुपालन भी करते थे। तो यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि क्वेश्चन ये पुटअप होता है, घोड़े के प्रयोग के संदर्भ में प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? घोड़े के प्रयोग के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्रथम साक्ष्य जो है यूराल पर्वतमाला के समीप स्थित स्थित काला सागर से प्राप्त होता है। घोड़े के प्रयोग के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ प्राप्त होता है? यूराल पर्वत जो रसिया में है, वहां स्थित काला सागर से प्राप्त होता है ना? तो अब जब काला सागर से प्राप्त होता है, और जो सर्वाधिक पुख्ता है, यदि बात करें कि आर्य लोग मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे, तो आर्य लोग मुख्य रूप से मध्य एशिया के मूल निवासी थे। ये मैक्स मूलर महोदय का ये तर्क है, और ये सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। अब जो ऋग वैदिक काल है, इसके विषय में हम कुछ बात करेंगे कि ऋग वैदिक काल का जीवन कैसे था, इनका आरंभिक जीवन कैसे था। जो ऋग वैदिक काल था, यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। इस तर्क को लेकर विद्वानों में मतभेद है। क्या है? विद्वानों में मतभेद है, किंतु सर्वाधिक प्रमाणिक मैक्स मूलर महोदय का माना जाता है। इन्होंने बताया कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले या निवासी थे, और धीरे धीरे जब ये प्रारंभ में आए तो सप्त सिंधु प्रदेश में ये आए, और धीरे धीरे जब इनका विकास हुआ तो ये अपने विकास के क्रम में अपना विस्तार करते चले गए, और इनका विस्तार सरस्वती और यमुना नदी तक इनका विस्तार हुआ। अब जब ये अब यहाँ इसकी विशेषताओं में हम अध्ययन करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आर्य थे आरंभिक, ये आर्य जो थी ये जन या कबीलों में विभक्त थे, अर्थात ये कबीलों में रहते थे। एक नगर या ग्राम के रूप में ये अपना जीवन यापन नहीं करते थे। इसलिए जो आरंभिक या वैदिक काल में जो आर्य थे, इन्हें यायावार या खानावदोष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें खानावदोष कहा जाता था।
ये जन्य कबीलों के स्वरूप में रहते थे। इन्हें खानाबदोश तथा यायावार कहा जाता था। खानाबदोश मतलब जो एक स्थान पर स्थायी रूप से न रहे, अपने स्थान को परिवर्तित करते रहे। तथा ये इनकी जो जीवन शैली थी, इनकी जीवन शैली में जो मुख्य भूमिका था, ऑक्यूपेशन की बात करें तो उसमें मुख्य भूमिका थी पशुपालन की थी। प्राथमिक आय का स्रोत भी माना जाता था। तो ये आर्य थे। अब हम बात करेंगे जो ये ऋग वैदिक काल है, ये तो ऋग वैदिक काल का एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब मेन जो है हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल की प्रमुख विशेषता। अब ऋग वैदिक काल की प्रमुख विशेषता मैं चाहूँ तो इसे आपको पॉइंट वाइज एक बार में बता सकता हूँ, लेकिन इसे मैंने टॉपिक वाइज सेपरेट इसलिए कर दिया है कि आपको टॉपिक वाइज क्लियरिटी रहेगी। जैसे इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम्स में। इनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं। सामाजिक व्यवस्था क्या थी, धार्मिक व्यवस्था क्या थी। राजनीतिक व्यवस्था से यहाँ से जैसे आधुनिक भारत में आप बात करते हैं, वर्तमान समय में देखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं, पीएमओ होता है, राष्ट्रपति होते हैं, पार्लियामेंट होते हैं। इनकी एक ये जो व्यवस्था होती है, इनका एक फीचर्स होता है देश को चलाने का। तो ये राजनीतिक व्यवस्था होगी। आर्थिक जैसे हो गया कि भारत में आय का स्रोत मुख्य क्या है, तो बहुत सारे व्यापार हैं, वित्त आयोग है ना। और सामाजिक व्यवस्था बहुत सारे एनजीओ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज में व्यवस्था समानता लाने का प्रयास करते हैं। और धार्मिक व्यवस्था जैसे हिंदू विधि हो गई, मुस्लिम विधि होगी, सबकी अपनी विधियां होती है ना। तो ये सभी यहाँ से हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक विधि किसकी, राजनीतिक विशेषता यहाँ की क्या थी, यहाँ की जो पॉलिटिकल जो थी, यहाँ की हम बात करेंगे पॉलिटिकल जो विशेषता क्या थी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों व्यवस्थाएं विद्यमान थी। यदि कोई पूछ लिया क्वेश्चन डायरेक्ट तब हो जाता है कि ऋग वैदिक काल, जिसे हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी समय सीमा 1500 से 1000 बीसी के मध्य रही, यहाँ राजतंत्र था या गणतंत्र था। तो आपको बताना है कि ऋग वैदिक काल जिसकी सीमा 1500 से 1000 बीसी के मध्य रही, यहाँ राजतंत्र और गणतंत्र दोनों ही व्यवस्थाएं विद्यमान थी। अब आप बात करेंगे कैसे राजतंत्र और गणतंत्र विद्यमान हो सकता है। तो राजतंत्र का मतलब है जो यहाँ का शासन प्रशासन देखा जाता था, जनता की देख रेख की जाती थी, वो राजा के द्वारा की जाती थी, इसे इसलिए इसे राजतंत्र कहते थे। और जो राजतंत्र था, उसमें जो राजा का चुनाव होता था, आमजन के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। इसमें राजा का चुनाव कौन करता था, इसमें राजा का चुनाव जो है आमजन करते थे, जिसे हम समिति कहते हैं। आगे यहाँ बात करेंगे, यहाँ लिखा है समिति, कि ये जो समिति आमजनों का समूह होता था जो क्या करते थे, राजा का चुनाव करते थे। यानी जनता राजा का चुनाव करती थी, इसलिए ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो जो ऋग वैदिक काल है, हम कहेंगे ऋग वैदिक काल गणतंत्र और राजतंत्र दोनों व्यवस्थाएं विद्यमान थी, किंतु राजतंत्र की ओर अधिक झुकाव था। और ये राजतंत्र जो था, ये आनुवांशिक व्यवस्था नहीं थी, आनुवांशिक सत्ता नहीं थी, नहीं राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी और उसका पुत्र, ये व्यवस्था नहीं थी। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित होने वाली ये व्यवस्था नहीं थी। इसकी व्यवस्था ये थी कि जो जनता, आम जनता जिसे चुनाव करती थी, वह क्या होता था, राजा बनता था। अब यही जब हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे जो ये राजतंत्र था, ये आनुवांशिक हो गया। आनुवांशिक हो गया यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये वहां की कुरीतियां हो गई, डिमेरिट्स हो गया। इसीलिए इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए विद्वानों ने वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया, एक उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ यहाँ जो मूल्य विद्यमान थे बहुत अच्छे मूल्य थे, लेकिन इसी मूल्यों का ह्रास हुआ आगे चलकर, तो उसे हम उत्तर वैदिक काल में विभाजित करते हैं। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक काल की। अब हमने बता दिया ना यहाँ राजतंत्र और गणतंत्र दोनों विद्यमान था। अब यहाँ बहुत सारी सभा, एक संस्था होती थी, जैसे प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल होती है, और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, पीएमओ वगैरह होता है ना, सबको सबका अलग अलग काम होता है, वित्त मंत्रालय होता है। इसी प्रकार संस्थाओं के रूप में राजा को सलाह देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं होती थी। जैसे संस्था का नाम है विदित, विदत, विदत होता था, सभा होता था, समिति होता था, गढ़ और परिषद विद्यमान थी। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ऋग वैदिक काल में विदत जो संस्था थी या सभा थी, इसका क्या कार्य था, तो विदत जो होता था ये राजा के बहुत निकटतम व्यक्तियों का समूह होता था। यानी राजा के बिल्कुल निकट उनके मंत्री लोग होते थे, जो बिल्कुल उनके निकट होते थे। और जो विदत, जो एक संस्था का नाम था, इसमें राजा के बहुत निकटतम लोग रहते थे, राजा के निकटतम व्यक्तियों की सभा थी। और इसका मुख्य कार्य क्या था, राजा को राजनैतिक प्रशासनिक मामलों में सलाह देना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा तो ऋग वैदिक काल में विदत का मुख्य कार्य क्या था, तो विदत जो संस्था या सभा थी, इसका एकमात्र कार्य था, यह राजा के राजनीतिक व्यक्तियों का समूह होता था, निकटतम व्यक्तियों का समूह होता था, जो राजा को राजनीतिक और प्रशासनिक सलाह देता था। इसी प्रकार सभा जो होता था, सभा भी गणमान्य लोगों का कार्य होता था। गणमान्य यानी श्रेष्ठ लोगों का एक समूह होता था, और इसका अधिकार विदित की ही बात थी। अब समिति, समिति क्वेश्चन आपसे यहाँ पुट अप होता है, जो समिति का मुख्य कार्य क्या था, समिति जो है ये आम लोगों की समूह, आम लोगों का क्या होता था, समिति जो होता था आम जनों का
समूह होता था। समिति जो है वो आम जनों का समूह होता था, और ये आम जन का समूह जो होता था ये क्या करता था, ये राजा का चुनाव करता था। इसीलिए आप देखेंगे राजा का चुनाव जनता के द्वारा, आम जनों के द्वारा होता था, इसलिए कहा जाता है ऋग वैदिक काल में गणतंत्र व्यवस्था भी विद्यमान थी। और अब हम बात करें गढ़ और परिषद क्या है, तो गढ़ और परिषद ये कबीलाई सभा होती थी। तो आपने देख लिया कि यहाँ सभा होती थी, विदत होती थी, समिति होती थी, गढ़ और परिषद होती थी। इसमें आपको दो मेनली याद रखनी है कि विदत जो होता था राजा के निकटतम व्यक्तियों का समूह होता था, जो राजा को प्रशासनिक एवं राजनैतिक कार्यों में या मामलों में सलाह देने का प्रमुख कार्य करता था। दूसरा जो समिति का क्या काम था, समिति जो है आम जनों का समूह होता था, जो क्या करता था, राजा का चुनाव करता था। अब ये जितनी भी संस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, इसमें महिलाओं की इतनी सम्मानजनक स्थिति थी कि जो महिलाएं इन सभी संस्थाओं में भाग ले सकती थी। यार इसे हम आपको सामाजिक व्यवस्था बताएंगे महिलाओं के विषय में। टीम बता देते जो राजनीति जैसे विदत सभा समिति गढ़ परिषद विद्यमान ऐसी व्यवस्थाएं थी, यहाँ का ऐसा सिस्टम था जो महिलाएं क्या कर सकती थी, भाग ले सकती थी। नीचे देखिए नीचे वाला पॉइंट, राजा इन सभी समिति विदत गढ़ के परामर्श लेने हेतु बाध्य होता था। ये जो परामर्श अपना देते थे, अपनी जो परामर्श या राय देते थे, एडवाइस देते थे, इसमें राजा लेने के लिए बाध्य होता था, क्योंकि राजा गणतंत्र व्यवस्था थी तो वो जनता की सलाहों को मानता था। लेकिन यही आप उत्तर वैदिक काल में पाएंगे, एक वहां एक डिमेरिट्स और हो जाती है कि जो राजा वहां अनुवांशिक हो जाता है राजा का पद, और जो वहां इन सभा समिति मेनली तो लगभग सभी समाप्त हो गए। जो समिति विदत लोग जो है इनकी भूमिका वहां समाप्त कर दी गई, लेकिन जो भी समूह बचे उनके परामर्श को मानने के लिए राजा बाध्य नहीं होता था। और जो महिलाएं थी वो क्या कर सकती थी, भाग ले सकती थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ऋग वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं हर एग्जाम के लिए। तो हम बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बात करना है। आर्थिक व्यवस्था से आते हैं कि इन लोग का जो जीवन खान पान जीवन यापन कैसा होता था। तो आर्थिक व्यवस्था ये थी कि ये लोग जो है खाना बदोश यानी यायावार थे, एक घुमक्कड़ किस्म के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, किसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे। और इनका जो प्राथमिक व्यवसाय था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, वो पशुपालन था। पशुपालन में गायों को पालते थे तथा अन्य जानवरों को, कहीं भैंस भैंस वगैरह को पालने के साक्ष्य मिला है। तो गायों को पालते थे और उनसे दूध उत्पादन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि ऋग वैदिक काल में गायों को क्या कहा गया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि ऋग वैदिक काल में गायों को क्या कहा गया। तो ऋग वैदिक काल में गायों को गवेष्टि या गवेषणा कहा गया है। इसे हम अघन्या भी कहते हैं। अघन्या का अर्थ होता है जो मारने योग्य ना हो, है ना। तो अब यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी, तो यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है ये पशुपालन पर आधारित थी। और दूसरी द्वितीय गौड़ जो थी वो कृषि थी। कृषि इनकी द्वितीय भूमिका थी, मुख्य नहीं थी। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो ये देखेंगे इसका अपोजिट हो जाता है कि वहाँ की जो पशुपालन व्यवस्था है वहां का द्वितीय व्यवसाय हो जाएगा, और वहां जो है कृषि प्राथमिक व्यवसाय हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो कबीलाई सभा है वहां एक अस्थायी जनपद के रूप में हो जाती है, और यही जनपद आगे चलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। खैर हम इस वीडियो में अपने टॉपिक पर रहेंगे। तो आपको आर्थिक व्यवस्था वैदिक काल का देखना है, तो आपको मानना है कि इनका, आपको बताना है कि इनकी जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, और द्वितीय व्यवसाय इनका क्या था, कृषि था। अब यहाँ एक बलि नामक स्वैच्छिक कर था। ये जो बलि है ये स्वैच्छिक कर था, और ये बलि का स्वैच्छिक कर था। स्वैच्छिक का अर्थ है कि कोई भी चाहे तो अपना इस कर को दे और चाहे तो ना दे, देने के लिए बाध्य नहीं होता था। और यही बलि नामक कर राजा की आय का स्रोत होता था। क्या होता था, राजा के आय का स्रोत होता था। ये जो बलि नामक कर होता था ये राजा की आय का क्या होता था, यही राजा की आय का स्रोत होता था। अब यही बलि नामक कर आगे अब जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि ये जो है ये भाग कर के रूप में इसका नाम भाग हो जाता है, और ये देना, ये कर देना बाध्यकारी हो जाता है उत्तर वैदिक काल में भाग कर के रूप में। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ऋग वैदिक काल में। तो आपको याद रखना है कि ऋग वैदिक काल में एक कर थी, कर था जिसे बलि कहते हैं। बलि एक स्वैच्छिक कर था, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहे इस कर को दे सकता था और चाहे तो न दे सकता, तो उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता था। और राजा की आय का स्रोत ये बलि कर ही होता था। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ की ऋग वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था से आते हैं कि यहाँ के रहन सहन कैसे था, यहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी थी, और यहाँ कैसा समाज था, इससे आते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में बात करेंगे ऋग वैदिक काल में की सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, पितृ सत्तात्मक थी या मातृ सत्तात्मक थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में जिसकी समय सीमा 1500 से 500 1000 बीसी के मन रही, वहां जो है कौन सा समाज था, पितृ सत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक समाज था। तो आपको बता देना है कि ऋग वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था। कौन सा समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। और ये पितृसत्तात्मक समाज जो था, पितृसत्तात्मक समाज वहां यानी पुरुष प्रधान समाज था।
लेकिन पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। यहाँ की जो महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। आप पाएंगे महिलाओं की स्थिति जो सम्मानजनक थी, और इस महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक होने के कारण महिलाएं यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। और जब शिक्षा महिलाएं प्राप्त कर सकती थी, तो यहाँ गार्गी, अपाला और घोषा जैसी महिलाएं भी होती थी। और यहाँ के सामाजिक व्यवस्था में हम देखेंगे तो पाएंगे यहाँ नियोग प्रथा प्रचलन में था। नियोग प्रथा का अर्थ है, नियोग प्रथा प्रचलन में अर्थ है कि जब जिस महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती थी, वह किसी अन्य माध्यम से बच्चे को जन्म दे सकती थी, है ना, किसी दैवीय शक्ति अन्य माध्यम से बच्चों की जन्म सकती थी। आज जब देखेंगे तो महाभारत में भी देखेंगे तो वह नियोग के प्रयोग से ही पांडु और पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। अब हम बात करेंगे यहाँ की जो समाज था, यहाँ का एक समाज कबीलाई समाज हुआ करता था। कैसा समाज हुआ करता था? कबीलाई समाज हुआ करता था। अर्थात ये लोग कबीलों में रहते थे, एक जनपद के रूप में या एक स्थायी नगर के रूप में नहीं रहते थे। लेकिन जब आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जब पहुंचते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में पाएंगे कि यहाँ का जो समाज था, ये जनपद के रूप में, यहाँ के लोग एक नगर के रूप में रहने लगे। और यही आगे चलकर महाजनपद 600 बीसी के आसपास महाजनपद के रूप में हुआ। जैसे भारत में 16 महाजनपद हुए। तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पुटअप हो सकता है कि भारत में दूसरी बार नगरीकरण की हमें सभ्यता, नगरीकरण का साक्ष्य कहाँ में देखने को मिलता है? तो दूसरी बार नगरीय सभ्यता का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है महाजनपद में। जो भारत में 16 महाजनपद थे। पहली जो नगरीकरण की नगरीय सभ्यता का साक्ष्य हमें मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और दूसरा साक्ष्य मिलता है हमें महाजनपद में, जो 16 महाजनपद थे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये सामाजिक व्यवस्था था, ऋग वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ का ऋग वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था थे, इसमें 4 वर्ड थे। अब 4 वर्ड से आते हैं कि ये व्यवसाय पर आधारित वर्ड थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में आप जाएंगे तो पाएंगे ये 4 प्रकार की जो वर्ड व्यवस्था थी, ये जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गए। अब ये 4 वर्ड कौन कौन से थे? ये 4 वर्ड क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य से, शूद्र से। अब ये 4 व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थे, जन पर आधारित नहीं थी। इससे आशय ये है कि जो व्यक्ति रक्षा के काम करता था, लोगों की देखभाल का काम करता था, दुष्टों शत्रुओं की रक्षा करता था लोगों का, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण का मुख्य कार्य जो था ज्ञान देना था, यानी जो शिक्षण पठन पाठन का कार्य कराते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। और वैश्य कौन थे? वैश्य जो थे व्यवसाय करते थे, उन्हें हम वैश्य कहें। और शूद्र थे जो सेवा करते थे, उन्हें शूद्र कहते थे। आप पाएंगे कि ऋग वैदिक के 9वें मंडल में आप देखेंगे वहां तो उसमें एक पुरुष कहता है कि मैं कवि हूं और मेरे पिता वैद्य हैं तथा माता आटा बेचती हूँ, फिर भी हम साथ साथ रहते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो ऋग वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था थी, ये जात पर, जन्म पर आधारित नहीं थी, और जन्म पर आधारित न होने के कारण ये लोग आपस में रहते थे। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे तो ये जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और यह जाति व्यवस्था जो है, ये जाति व्यवस्था जो है वहां जन्म पर आधारित हो जाती है, यानी जो जिस जन्म में पैदा हुआ है उसी जन्म का कार्य करेगा। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण में पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो ब्राह्मण कहलाएगा। वहां ये जाति व्यवस्था हो जाती है। ये उत्तर वैदिक काल की एक डिमेरिट्स थी। इसके मूल्यों में, वैदिक काल के मूल्यों में ह्रास आया। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वैदिक काल में, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य 4 वर्ड थे, और ये वर्ड क्या थे? व्यवसाय पर आधारित थे। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ वैदिक काल की जो वर्ड व्यवस्था थी ये समझ में आ गई होगी। हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ की हम धार्मिक व्यवस्था के विषय में बात करते हैं, और ये जो वैदिक काल की अंतिम व्यवस्था है, यानी अंतिम विशेषता है, धार्मिक व्यवस्था यहाँ है। तो यहाँ जो बहुदेवावाद की संस्कृति थी, यानी जो मोनोथिस्ट नहीं थे लोग, यहाँ बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। जैसे बहुत सारे देवताओं की है, कुछ लोग सुबह, जैसे सुबह की देवी उषा जो सुबह की देवी होती थी, इंद्र, बहुत लोग इंद्र की पूजा करते थे, तथा अन्य देवताओं की, प्रकृति की भी पूजा करते थे। लेकिन जो सर्वाधिक देखेंगे तो आप इनमें जो प्रमुख देवता थे या प्रधान देवता थे वो इंद्र थे, क्योंकि इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। और इंद्र को जो है युद्ध का देवता माना जाता है, इसलिए ये वैदिक काल में प्रमुख देवता थे। इन्हीं आप देखेंगे तो ऋग वैदिक काल में इन्हीं पाएंगे पुरंदर। ऋग वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर के नाम से भी कहा गया है, अर्थात युद्ध के प्रमुख देवता थे। और फिर जो है यहाँ कर्मकांड आडंबर नहीं थे। कर्मकांड आडंबर जो होता है, एक प्रकार का ढोंग ढकोसला जो होता है, वो नहीं था। जो ऋग वैदिक काल थी, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही विकसित थी। लेकिन अब यही जब देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वहां पाएंगे कि कर्मकांड आडंबर की वृद्धि हुई। पुरोहित लोग अपने हितों और अपने व्यवसायों के लिए बहुत सारे आडंबर को ऐड करते गए, जिससे उसके मूल्यों में ह्रास आया। तो जो ये धार्मिक व्यवस्था थी, आपको याद रखने की ऋग वैदिक काल की जो धार्मिक व्यवस्था बहुदेववाद थी। यहाँ का जो प्रमुख देवता मान, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे उषा है, सुबह की देवी है। लेकिन जो प्रमुख देवता इंद्र है, जिन्हें क्या कहा जाता है? युद्ध का देवता माना जाता है। और तीसरे कौन है? कर्मकांड आडंबर नहीं था। तो आशा करता हूँ कि आपको ऋग वैदिक काल के विषय में अच्छे से क्लिस्टर एंड क्लियर हो गया होगा। यदि आपको समझने में कोई अतृप्ति होती है, असुविधा होती है, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसे सुलझाने का प्रयास करूंगा।
और आपके लिए ये वीडियो यदि उपयोगी लगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों में भी आमंत्रित करें। धन्यवाद।